दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस करने वाला हूं। आजकल आपने सुना होगा कि रुपए और डॉलर के बीच में जो तुलनात्मक स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 50 पैसे पार कर गई। अब इसका क्या हमारी जिंदगी में असर होगा, हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या फर्क होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि आफ्टर ऑल रुपया गिरता क्यों है। डॉलर के मुकाबले भारत की जो करेंसी है वो कमजोर क्यों होती जा रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम इसको ढंग से नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में जो हमारी आर्थिक नीतियां होंगी उस पर इसका क्या प्रभाव होगा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या प्रभाव होगा, चीजें महंगी होंगी या सस्ती होंगी इस पे क्या असर होगा, हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे इस पे क्या फर्क होगा। कई चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले वो कमजोर क्यों हो रहा है। इसकी चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों अगर आप देखें ये चार्ट जो मैंने आपके सामने रखा है, सबसे पहले हम बात करते हैं महंगाई को लेकर। डॉलर और रुपए के बीच में महंगाई का क्या लिंक है। हमारे यहाँ पे जो महंगाई है वो करीब 5.5% है। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो करीब 3% है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनको ये लगता है कि अगर हमने भारत में पैसा लगाया और हमें 10% उस पर रिटर्न मिला तो उसमें 5.5% तो महंगाई है, तो कुल मिला के फायदा तो हुआ 4.5%। अगर 10% फायदा अगर हमें अमेरिका में होता है और वहां महंगाई है 3%, तो हमारा एक्चुअल फायदा 7% हुआ। अब 4.5 और 7 कहने को बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन जब आप अरबों डॉलर की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इसीलिए जो बड़े निवेशक हैं वो वहां पे ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पे इन्फ्लेशन कम हो, उनका जो रुपया है या उनका जो डॉलर है, जो भी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं वो वहां पे बचा रहे। ये बहुत जरूरी है समझना, इसलिए महंगाई पे काबू पाना बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा मुद्दा है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट की जब हम बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट से क्या होता है दोस्तों कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं विदेश से बहुत ज्यादा पैसा ला नहीं सकता, डे टू डे जो मेरा खर्चा है वो मुझे लोकल बैंकों से लेना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है 15%, लेकिन मेरे यहाँ ब्याज है 10%, तो मेरा मात्र कितना हुआ, मेरा एक्चुअल जो मुनाफा हुआ वो 5% रह गया, क्योंकि 10% तो मेरे को ब्याज देना पड़ा। कई फैक्टर है, इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा ब्याज होगा उतनी ज्यादा मुझे बैंकों को ब्याज देना पड़ेगा, मतलब उतनी कमाई मेरी कम होगी एज ए इन्वेस्टर। जिन देशों में ब्याज कम है वहां पे कमाई ज्यादा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही पैसा बैंक को देना है, बाकी मेरी अपनी आमदनी है। तो जो निवेशक हैं वो ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसी जगह से लोन लेने का प्रयास करते हैं जहां हमको सस्ती दरों पे लोन मिल जाए। अब अगर ऐसा होगा तो निवेशक वहीं जाएगा अपना पैसा लेके जहां पे उसको ज्यादा मुनाफा हो। तीसरा मुद्दा है पब्लिक डेट। अगर आप देखें कि सरकारी घाटा, अब सरकारी घाटा जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारत का बजट उठा के देखें पिछले साल का, हमने करीब 10,61,000 करोड़ रुपए के आसपास ब्याज दिया था बैंकों को, भारत सरकार ने, यूनियन बजट का आंकड़ा है। इतना ही हमने बाजारों से लिया। इसका मतलब क्या है कि जितना हम बाजारों से पैसा लेते हैं, जो सरकार का पैसा है वो ब्याज में चला जाता है, जो एक कमिटेड एक्सपेंसेस हैं, आप उसको टाल नहीं सकते, नहीं तो आपकी रेटिंग पे फर्क आता है, आपको दिवालिया घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तो हालत और बिगड़ जाएगी। लेकिन जितना आप बाजार से लोन लेंगे उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब उतने ही जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपके प्रोडक्टिव काम में नहीं आएगा, वहां पे सरकार इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैंकों में ब्याज के रूप में चला जाएगा, या आपको लेनदारी जो है वो वापस करनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम फ्री बीज की बात करते हैं, इसको आप लिंक करके देखिए, जब हम फ्री बीज की बात करते हैं तो ये जो खर्चा है जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, हम लोगों ने जो फ्री बीज का कल्चर बनाया, बैंकों से पैसा लेके बांटने का जो प्रयास किया, ये बहुत खतरनाक है। इसको हमें समझना होगा, ये उचित नहीं है। इससे क्या होगा, निवेशक भी नहीं आएगा, आपकी समस्याएं और गंभीर होंगी। अपना पैसा तो आप इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, प्राइवेट वाला भी आपको पैसा नहीं दे रहा।
तो देश की स्थिति खराब होगी और उसका असर होगा आपके रुपए की वैल्यू पे कि ये जो इकोनॉमी है ये कमजोर है डॉलर के मुकाबले और इसीलिए रुपया गिर रहा है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉलिटिकल है, इसलिए हम कहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कि आपकी सरकार स्टेबल है या नहीं। आपने देखा होगा मोदी 1.0 जो पहली सरकार बनी थी, काफी वादे किए थे, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हुई थी। मोदी 2.0 में काफी बातें हुई थी। मोदी 3.0 को लेकर दुनिया में थोड़ी सी चिंता है कि क्या भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारी संसद को लगातार डिसरप्ट किया जा रहा है, चलने नहीं दिया जा रहा, इससे बहुत गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। ये बात हमें समझनी होगी। ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुद्दा है। सरकार गिरे या ना गिरे, निवेशक ये सोचता है कि क्या सरकारें कोई डिसीजन ले भी पाएंगी या नहीं, या आपस में झगड़ती रहेंगी। दूसरी तरफ अमेरिका में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप का चुनाव हुआ है एज ए राष्ट्रपति, वहां लोगों को उम्मीदें बढ़ी है कि अब अमेरिका में तेजी से सुधार होगा। तो हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम हुआ है, अमेरिका का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसीलिए रुपए और डॉलर के बीच में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, जो भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड कि हमारे यहाँ जो व्यापार होता है उसमें, जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कि मैं एक चीज बनाता हूं और विदेश में ले जाता हूं, उसमें मेरे खर्चे कितने होते हैं। हमारे यहाँ दुनिया भर के टैक्सेस हैं, दुनिया भर का करप्शन है, चाहे कोई माने या ना माने। तो जो चीज 10 रुपए की बाजार के अंदर 12 रुपए में पहुंचनी चाहिए थी, वो 13, 14, 15 रुपए में पहुंचती है, क्योंकि दुनिया भर के छोटे छोटे खर्चे और इनएफिशिएंसीज हैं। आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट, आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लाइसेंसिंग कॉस्ट, उस पर जो टाइम लगता है, अगर कहीं पे व्यापार 3 दिन में होता है, हम 13 दिन लेते हैं, ये भी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर एक कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो क्या भारत की जो इकोनॉमी है वो एफिशिएंट है दुनिया के मुकाबले? अगर नहीं है तो ये चिंता की बात है, यहां निवेशक नहीं आएगा, इसीलिए लोग चाइना जा रहे हैं। चाइना में ये कहा जाता है कि साहब आप एक्सपोर्ट करिए, 2 दिन में आपका जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। हमारे यहाँ एक्सपोर्टर 6-6 महीने धक्के खाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद भी सुनवाइयां नहीं होती है। ये हमें समझना होगा कि जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, जो हमारा इंटरनल करप्शन है, किसी भी कारण के, मैं करप्शन सिर्फ पैसे लेन देन की नहीं, इनएफिशिएंसी भी एक तरह से करप्शन है जो इकोनॉमी को खराब करती है। इसको भी हमें सुधारना होगा। और एक और मुद्दा जो हम बात कर रहे हैं लास्ट में, करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, या हमारे यहाँ पे जो रेवेन्यू है, सरप्लस है, कितना घाटा, हम कितनी बार बैंकों से उधार लेते हैं। अब जैसे कहा जाता है 2 लाख करोड़ से ऊपर भारत सरकार के ऊपर कर्जा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप पे बोझ बढ़ता जा रहा है, और वो पैसा अगर प्रोडक्टिव यूज में नहीं आ रहा, फ्रीबीज में ही बांटा जा रहा है, तो ये बहुत घातक चीज है। इससे ये पता लगता है दोस्तों कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो इसीलिए एक छोटा सा एनालिसिस मैंने आपके लिए किया है कि जब भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो आर्थिक सुधार हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सके तो कड़े भी फैसले लेने हैं। हमेशा लॉलीपॉप दे के, फ्री बीज दे के आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन विदेशी निवेशक आपके यहाँ नहीं आएगा, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हाँ, ये बात ठीक है, जो एक्सपोर्ट करते हैं डॉलर में, अगर उसने $1 में एक्सपोर्ट किया था, जब एक्सपोर्ट का कमिटमेंट या एग्रीमेंट किया था, तब डॉलर 85 रुपए था, आज 86 रुपए हो गया, तो उसको 1 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा एक्सपोर्टर का, अगर वो डॉलर में इनकम कर रहा है। लेकिन जो इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले जो चीज वो 85 रुपए में खरीदते थे, अब उनको 86 रुपए में खरीदनी होगी, अगर वो एक ही डॉलर की है आज भी। तो इसका मतलब जो आयात है वो महंगा होगा, और जहां पे हमारी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट ओरिएंटेड हैं उनके लिए नुकसान है। और बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जो इंपोर्ट ओरिएंटेड है और एक्सपोर्ट करती हैं, अगर एफिशिएंसी उन्होंने इंप्रूव नहीं करी, तो ये जो हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ये उनके लिए भारी पड़ सकता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर जो इंपोर्टेड माल लेते हैं, खासकर चाइनीज गुड्स लेते हैं, उनको भी ये महंगा मिलेगा। तो कई कारण हैं, आने वाले दिनों में मैं आपसे और डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन आज के वीडियो का उद्देश्य यही था कि भारत का जो रुपया गिर रहा है उसको हम कैसे समझें, ताकि आने वाले दिनों में जब बजट आएगा, बाकी इकोनॉमिक चर्चाएं होंगी, हम उसको ढंग से समझ सकें। उम्मीद है दोस्तों
आज का मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑन किन किन इकोनॉमिक इश्यूज पे आप चर्चाएं चाहते हैं। मैं एक पूरा डेडिकेटेड नया चैनल शुरू कर रहा हूं, विजय सरदाना मनी मैटर्स। मनी मैटर्स इसलिए कि कहा तो जाता है कि पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर गुजारा भी नहीं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे और इकोनॉमिक मुद्दों के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।